हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज के बारे में डिस्कस करेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी। एंड देन हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में इसी में डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं वो। एंड साथ में हम PYQ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाइक UPSC PCS एग्जाम के, MPPCS BPSC UPPCS एग्जाम के और इंटर कॉलेज एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं क्या है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो देखिए, आपको पता होगा 23 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को इनके देखिए पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इनका जन्म हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और ये जो थे, इनका योगदान स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। उड़ीसा जो कटक जगह है ना, कटक में, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1897 में। और मृत्यु की वैसे कोई सच खबर नहीं मिली थी, लेकिन ये कहा जाता है जो प्लेन से जा रहे थे वो क्रैश हो जाता है, तो 1945 में इनकी डेथ का सूचना मिलता है। तो इनकी जन्म अगर बात करें तो 1897 में हुआ था, 1897 उड़ीसा कटक में हुआ था। और जिस दिन ये इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को, उस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक जो ग्रेजुएशन किया था। और ये देखिए भारतीय थे जो कि इंडियंस, पहले तो जो UPSC IAS का एग्ज़ाम होता था उसको नाम दिया गया था ICS, यानी इंडियन सिविल सर्विस, जो कि अभी सब लोग दे रहे हैं एग्ज़ाम। लेकिन कितना टफ एग्ज़ाम था उस टाइम तो बहुत कंपटीशन होता था। कंपटीशन मतलब कुछ भारतीयों को उतना रिसोर्सेज नहीं मिलता होगा, लेकिन उस टाइम वो पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किए थे। लेकिन इतनी अच्छी पोस्ट मिलने के बाद भी इस पोस्ट से रिज़ाइन दे देते हैं। किस लिए? देश के लिए। वो देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे, देश के लोगों को जागरूक करना चाहते थे। इसलिए इसमें क्या है, इसके पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष भी बनते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष जब सेशन हुआ था तो मैंने बताया था आपको, त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा में ये हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा में भी ये बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में। और 1939 में जो त्रिपुरी जो है, वहाँ ये कांग्रेस के क्या बनते हैं? त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के ये फिर से अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पे जो त्रिपुरी में ये बनते हैं, इनके अपोजिट पट्टाभी सीतारामैया रहते हैं, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट रहते हैं। लेकिन क्या होता है, गांधी जी की कैंडिडेट को हरा के ये अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन गांधी जी से कुछ विवाद को लेके कार्यकारी समिति में जो सदस्य होते हैं उनका सुझाव नहीं लोग दे रहे थे, गांधी जी नहीं दे रहे थे। उस विवाद को लेकर, और उस टाइम जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस टाइम हम अंग्रेजों का फ़ायदा उठाकर स्वतंत्रता को प्राप्त करें। जबकि ये सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे थे ये ऐसा समय है कि हम देखिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ब्रिटेन की कमजोरी का इस टाइम फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इसको लेकर भी कुछ विवाद हुआ। देन तो फिर ये क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं त्रिपुरी अधिवेशन से, और फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो ये एक घटना थी। त्रिपुरी अधिवेशन से जब ये त्यागपत्र दे देते हैं तो ये 1939 में ही क्या बनाते हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करता है? तो ये पूछा जाता है कब करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और कब करते हैं? 1939 में, जब ये त्रिपुरी अधिवेशन से फिर ये सत्याग्रह में शामिल हो जाते हैं। सत्याग्रह में शामिल होने के दौरान ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी भारत की ही बात कर रहे हैं हम, थोड़ा एक और डिटेल में देख लेते हैं। भारत में ही क्या होता है कि 2 जुलाई 1940 को ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह भड़काने का आरोप लगाकर इनको क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1940 में 2 जुलाई को इनको भारत में गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में ये अनशन करने से उनकी स्थिति क्या हो गई थी, बहुत नाजुक हो गई थी। परिणाम स्वरूप इनको इनके ही घर में नज़रबंद करवा दिया गया था। एल्गिन रोड पे इनका घर था कोलकाता में, वहाँ पे इनको, ये कटक उड़ीसा से थे लेकिन कहा था एल्गिन रोड पे इनका कोलकाता में घर था, और वहाँ पे इनको नज़रबंद करा दिया। और फिर क्या हुआ कि जनवरी 1941 में ये ब्रिटिशर को चकमा देके कैसे भागते हैं देखिएगा आप। 1941 में ये एक पठान का रूप, पूरा वेशभूषा जो पठानी लोग रहते, पठान पहनते, दाढ़ी मूछ सब लगा के, ये जियाउद्दीन के नाम से घर से भाग निकले थे, अपने ही घर से। और कहाँ पहुँचे? पेशावर पहुँचे थे। पेशावर से ये देखिए कितना दूर ट्रेवल करते करते ये जर्मनी पहुँचते, जर्मनी से फिर जापान पहुँचेंगे। तो वहाँ अपने साथी जो है, इनके साथी थे भगत राम के सहयोग से ये काबुल पहुँचे, तथा इटली होते हुए जर्मनी पहुँचे थे। ये जर्मनी पहुँचे थे जहाँ पे हिटलर था। हिटलर, अब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ये इनका यही मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
ठीक है। तो ये जर्मनी पहुंचे थे क्योंकि जर्मनी तो अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रही थी, जर्मनी और जापान अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो ये जर्मनी पहुंचते हैं। और बर्लिन में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और तथा हिटलर से ये वास्तविक नाम से नहीं मुलाकात करते, नाम बदल के ही करते हैं, पर सब लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। मुलाकात की तथा आगामी योजना के लिए हर संभव सहयोग प्राप्त करने का आश्वासन हिटलर से प्राप्त किया इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जर्मनी में ही मिली थी। और मार्च 1942 में क्या हुआ था, रास बिहारी बोस, एक तरफ देखिए ये चाल रहा था और एक तरफ जापान में, किस साइड में, जापान में साइड एक भारतीय जो थे, होर्डिंग बम हुआ था, दिल्ली षड्यंत्र, जो चांदनी चौक पे बम गिराया गया था जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उस टाइम वायसराय होर्डिंग था 1912 में जब राजधानी परिवर्तन हो रहा था। तो रास बिहारी बोस जो ये बम कांड हुआ था इसमें शामिल थे। लेकिन ये रास बिहारी बोस क्या करते हैं, किसी तरीके से बचकर जापान भाग जाते हैं। और ये जापान भाग के देखिए क्या काम करते हैं रास बिहारी बोस। तो मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया था। वे हार्डिंग बम कांड से वांछित अभियुक्त थे तथा जापान में निवासित जीवन बिता रहे थे, तो जापान में रह रहे थे ये। इस सम्मेलन में इन्होंने क्या बोला कि जो टोक्यो का सम्मेलन हुआ 1942 में, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने की घोषणा की और बनाया भी। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग भी बनाया। और क्या हुआ, आज़ाद हिंद की बनाने की घोषणा की थी पर अभी बनाया नहीं था। मोहन सिंह का नाम अभी आएगा, आप देखेंगे। तो जून 1943 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, जो जून सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में एक भारतीयों की सेना से एक आर्मी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, उसको छोड़ के वो कहाँ जाते हैं, अब ये सीधे देखिए रास्ते तो होते हुए जापान पहुँचते हैं, जापान या सिंगापुर पहुँच जाते हैं। तो 1943 में ये चले जाते हैं, 1941 तक जर्मनी पहुँचते, फिर ये जापान की तरफ पहुँच जाते हैं। तो जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुँचे। जापानी प्रधानमंत्री से उनका स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना प्रथम संदेश टोक्यो से रेडियो से दिया था। एंड इसी बीच आज़ाद हिंद फौज का भी गठन आरंभ हो गया था। कैसे आरंभ हुआ था, देखिए ब्रिटिशर की सेना में भारतीय रेजिमेंट बने थे, तो उसके कैप्टन थे, जो ब्रिटिश सेना थी, वो ब्रिटिश सेना में एक कैप्टन थे मोहन सिंह। वो जापान पे हमला करते, सिंगापुर मलय जो क्षेत्र रहता है, मलय वाला क्षेत्र जो कि ब्रिटिशर का रहता है, और फिर सिंगापुर इस पर कब्जा कर लेते हैं जापान। तो ये जो युद्ध है इन्हीं के बीच में होता है। तो मोहन सिंह अपने सेनाओं को लेके, कैप्टन रहते हैं, उसको लेके अपनी सेना जाते हैं जापान से लड़ने के लिए। पर क्या होता है, ये आत्मसमर्पण कर देते हैं क्योंकि ब्रिटिशर तो कुछ भाग जाते हैं इनको छोड़ के, इनके जो भारतीय रहते हैं इनको छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये आत्मसमर्पण कर लेते हैं, इनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर इनके साथ एक और, ठीक है ये वाला बताती हूँ मैं, ठीक है। तो फिर इनको रिहा करवा दिया जाता है। कैसे, जापानी फौज के एक अधिकारी जो थे मेजर फुजिहारा ने मोहन सिंह को भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। अब ये जो भारतीय थे, ब्रिटिशर की सेना में जो भारतीय शामिल हो गए थे, जो कि अब जापान ने गिरफ्तार कर लिया, जापान ने पकड़ लिया। अब ये आत्मसमर्पण कर लेते हैं और इनको एक सजेशन दिया था, फुजिहारा ने स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था। और सिंगापुर के पतन के बाद, अभी जो सिंगापुर हाथ से निकल गया था ब्रिटिशर के, तो 40,000 भारतीय सैनिकों के ने अपना नेतृत्व मेजर फुजिहारा को सौंप दिया था। तो जो ये मोहन सिंह कैप्टन थे जिस सेना के, उसमें 40,000 लोग थे। अब 40,000 का नेतृत्व तो किसको मिला था, फुजिहारा को मिला। फुजिहारा जो अधिकारी मेजर थे जापानी फौज के, ठीक है, जिसे कालांतर में उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया था। और इस तरह 1942 में क्या हुआ था, इन्होंने सजेशन दिया कि आप देश के लिए कुछ करिए, आप कब तक ब्रिटिशर का करेंगे, ब्रिटिशर तो आपको छोड़ के भाग गए हैं। तो अब ये देश प्रेम की भावना जगाते हैं। और क्या होता है, मोहन सिंह जो रहते हैं, मोहन सिंह ने एक औपचारिक रूप से, ऑफिशियली क्या होता है, 1942 सितंबर में आज़ाद हिंद इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको कहते हैं INA, या फिर हिंदी में इसको आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया। तो देखिए सबसे पहले गठन किसने किया था, मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बाद में इसका नेतृत्व रास बिहारी बोस के थ्रू सुभाष चंद्र बोस को मिलता है। और ये सजेशन किसने दिया था, फुजिहारा ने दिया था। तो 2 जुलाई को क्या होता है, 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापानी नियंत्रित वाले सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस ने, लेकिन मोहन सिंह की क्या घटना हो जाती है, देखिए मोहन सिंह और जापान के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा अनबन हो जाती है। क्योंकि देखिए जापान तो नहीं चाहेगी ना कि एक भारतीय इतना सेना लेके रखे और पता चला जब हम भारत पे हमला करें तो, क्योंकि उसके मन में भी था कि भारत को वो अपने अंडर कर ले,
ब्रिटिशर पर हमला करके, लेकिन भारतीयों के मन में क्या था कि वो ब्रिटिश को भगाना चाहते थे। तो थोड़ा बहुत अनबन हुआ कि अगर इतनी सेना को इसको दे देंगे, तो 2000 सेना को टोकन दिया इसको, ठीक है, 2000 सेना का मोहन को टोकन दिया, इसी के बीच अनबन हो गया। फिर मोहन सिंह का विद्रोह हुआ, मोहन सिंह को पकड़ के जेल में डाल दिया, ये घटना हुई। अब ये रास बिहारी के अंडर हमें आ गया। तो रास बिहारी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्थापित की थी। जो रास बिहारी बोस थे, इंडियन इंडिपेंडेंस यानी भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता कर रहे थे। अब ये इसी के अंडर में आज़ाद हिंद फौज भी आ जाता है, यानी इसी लीग के अंदर, ठीक है। तो अब ये सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं, बारे में सुना होता है रास बिहारी बोस ने। तो जब ये सिंगापुर आते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो क्या होता है कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी देखिए, इससे पहले क्या होता है, सिंगापुर जब आते तो रास बिहारी बोस ने जो भारतीय स्वतंत्रता लीग है, जो इंडिया, इसके अंदर इंडियन आर्मी, जो इंडियन नेशनल आर्मी है, बनी बनाई जो इंडियन नेशनल आर्मी है, सुभाष चंद्र बोस को दे देती है उनकी अध्यक्षता, ठीक है। खुद हट जाते हैं और इनको अध्यक्षता दे देते हैं, और इनकी जल्दी ही रास बिहारी की मौत हो जाती है। तो 31 अक्टूबर 1943 को जब सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व मिल जाता है, अध्यक्षता मिल जाती है, तो क्या करते हैं ये 21 अक्टूबर को क्या करते हैं, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने एक अस्थायी भारत सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना की थी। तो अभी ये कंगना रनौत का एक स्पीच आया था हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड था कि भारत का प्रथम पीएम कौन था, तो ये इसी सरकार को लेकर वो जो डिसीजन आया था, तो इसी का बोला था उन्होंने। जो कंगना रनौत का वो स्टेटमेंट था कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, प्रथम सुभाष चंद्र बोस हैं। तो इसी सरकार को लेके हुआ था कि जो भारत के बाहर सरकार बनी थी, आज़ाद हिंद फौज की सरकार, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। यहीं पर नेताजी जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ के जैसे नारे दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो ये सरकार बनाई थी, अस्थायी सरकार थी, आज़ाद हिंद सरकार जो बनी थी, इसके प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इसके प्रधानमंत्री थे और सेना अध्यक्ष बने थे। और सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी के लिए जो नेशन, फादर ऑफ नेशन कहा था, ये राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। एंड सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित करते हुए कि कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहिए। भले ही राष्ट्रपिता यानी सुभाष चंद्र बोस में नहीं बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर मोहनचंद मतलब गांधी जी के लिए आत्म वो क्या सम्मान था, और इसीलिए नेशन फादर ऑफ द नेशन कहते हैं ये। तो सही, इस सरकार को विश्व के 9 देशों की मान्यता प्राप्त थी। जो आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने सरकार बनाई थी, और उसके पीएम खुद बने थे और सेनाध्यक्ष बने थे, तो उसको सेनापति, तो देश का मान्यता प्राप्त थी, 9 देशों की मान्यता प्राप्त थी। और आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ पे था, सिंगापुर और रंगून जो कि वर्मा जो म्यांमार है, और सिंगापुर में स्थापित किया गया था। 23 अक्टूबर 1943 को इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान के साथ हुई थे ना, जापान ने अंडमान और निकोबार को जीतकर नेताजी को सौंप दिया था। अब ये जापान ने क्या हुआ, अंडमान और निकोबार जो द्वीप है अभी, इसका नाम रखा था जो अंडमान है, अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, और निकोबार का जो बार बार हम कह रहे हैं, बार बार हम स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो उसी से जोड़ लीजिए, निकोबार को स्वराज द्वीप रखा था, इसका नाम पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का झंडा भी फहराया दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा बर्मा में युद्ध लड़ा था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को मिली, जापान पे नागासाकी और बम गिरा दिया जाता है, तो जापान की हार हो जाती है, अंग्रेज जीत जाते हैं। अब ये कंडीशन थी, अब इन्हीं के साथ तो मिलकर भारतीय की ये जो आर्मी थी तैयार हो रही थी, अब ये भी तो कमज़ोर हो जाएगी। तो आज़ाद हिंद फौज को भी पराजय का सामना करना पड़ता है, और 1945 में अंग्रेज ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था। और इसी में दिल्ली में जो मुकदमा चलता है, लाल किला मुकदमा, इन्हीं को गिरफ्तार करके मुकदमा चला जाता है। और इसके विद्रोह में भारतीय बहुत आंदोलन करते हैं, बहुत सत्याग्रह करते हैं, विद्रोह करते हैं कि भारतीय जो भी इतना तांडव कर देते हैं ना, कि फिर क्या उनकी सज़ा को, जो वेबल आता है, सोचता है इतना वो अशांति फैल गई है भारत में, तो फिर माफ़ कर देता है सज़ा को, मतलब लोगों की सज़ा को माफ़ कर देता है। और कोलकाता में भी एक लोगों को 7 वर्ष की सज़ा मिलती है, उनके लिए भी विद्रोह हो जाता है। तो क्या होता है, ये विद्रोह लाल किले पे चलता है मुकदमा, और फिर बाद में रिहा कर दिया जाता है, ये भी आगे हम देख रहे हैं। और कहा जाता है कि मृत्यु का कुछ ऐसा पता नहीं है सुभाष चंद्र की मृत्यु कब हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र की मृत्यु हो गई थी, जो कि अपुष्ट सूचना, इसकी पुष्टि नहीं है। वैसे इनकी मृत्यु जो है वो संदेशपद है, यानी अभी डाउटफुल है।
बात करें तो लाल किले का मुकदमा क्या है, मैंने बोला ना 1945 में क्या हुआ था, जब जापान हार गई तब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, उन पर मुकदमा चलाया गया था। तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को सरकार के समक्ष समर्पण कर दिया, किंतु सरकार की निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में उन पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय किया गया। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्तों में कौन कौन था जिस पे मुकदमा लगा था, और वकील कौन थे इनके पक्ष में? देखिए, मेजर शहनवाज खां थे इन पर मुकदमा, कर्नल प्रेस सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, कर्नल गुरबख्श ढिल्लो, ये नाम पूछे जाते हैं। इन पर सभी पे राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और मुकदमा चले तथा इनको कैद कर दिया गया था लाल किले पे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को इस निर्णय के विरोध में समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गए। इस आंदोलन के दौरान लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज छोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो, ये जो फेमस स्लोगन है ना, ये दिया गया था। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद बचाओ समिति बनाई थी। तो कांग्रेस ने कौन सी समिति बनाई थी? आज़ाद हिंद फौजी। और इस समिति में जो मुख्य वकील थे, जो भूला भाई देसाई, ये बेसिकली इस केस को लड़ रहे थे इस केस के लिए। और इनके सहयोग में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आशफ अली, ये सहयोगी थे, लेकिन मेन जो थे भूला भाई देसाई थे। इन्होंने न्यायालय में इन अधिकारियों के पक्ष में मुकदमे की पैरवी की और फौजी अदालतों में इन तीनों अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई दे गई थी। लेकिन पूरे देश में इस निर्णय के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और परिणाम स्वरूप जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेबल था, उसने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इन तीनों की सजा माफ कर दी थी। और दिसंबर 1945 में उन्होंने घोषणा की कि आज़ाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिनके विरुद्ध हत्या बर्बरता का अभियोग है, यानी जिन्होंने हत्या किया है, बर्बरता का वो है, उन्हीं के। तुरंत बाद जनवरी 1946 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध दिया गया फैसला वापस ले लिया गया और शाहजहां खां, सहगल खां और गुरबख्श सिंह इत्यादि के शामिल थे, इनको रिहा कर दिया गया, इन पर मुकदमा नहीं लगा। ठीक है, तो ये काम किया था विशेष अधिकार का प्रयोग करके लॉर्ड वेवेल ने किया था। ठीक है, चलिए फिर आगे का देख लेते हैं। तो बात करते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज सफल नहीं हो पाई, मतलब बाद में ये अपने आप ठप हो जाती है। फिर वो मिशन आने लगता है, कैबिनेट मिशन। तो आज़ाद हिंद फौज का संघर्ष 1945 में ही समाप्त नहीं हो गया, बल्कि फरवरी 1946 में कलकत्ता के अंदर यह संघर्ष फिर शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के एक राशिद अली के सदस्य थे, जो कि 7 साल की उनको कैद की सजा के विरुद्ध कलकत्ता में विद्रोह प्रकट किया गया था और 11 फरवरी को 1946 को हड़ताल का आह्वान किया गया था। लोगों ने क्या किया कि बहुत बहुत बुरी तरीके से ये विद्रोह हुआ था। विशाल रैली में लोग शामिल हुए थे, हड़ताल हुई थी, औद्योगिक उपनगर जनजीवन सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। ठीक है, तो ये पूरी घटना हुई थी। क्लियर? मारे भी गए थे। ठीक है, और 300 लोग इसमें घायल हो गए थे। भयानक हिंसा हुई थी जिसमें 84 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हो गए थे। और ये आंदोलन पूरे विश्व, मतलब पूरे विश्व में नहीं, पूरे देश में बना रहा। ठीक है, तो ये पूरी घटना थी। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में देखिए, भारतीय लोग देखिए अफ्रीका में भी थे। अफ्रीका में भी जब ब्रिटिशर का राज चल रहा था, तो उस टाइम अफ्रीका में भी ब्रिटिशर की सेना में भारतीय थे। तो जर्मनी का जब युद्ध होता है, जर्मनी जापान इन सबका युद्ध होता है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो कुछ और भी घटनाएं होती हैं जो मैंने बताया। जर्मनी भाग के जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो वहाँ पे उन भारतीयों को जब कैद कर लिया जाता है, तो उन भारतीयों 10,000 सैनिक दल जो थे जर्मन में थे, वहाँ पे जर्मनी में, उनका सहयोग लेके सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाया था द फ्री इंडियन लीजल कहा जाता है, इसको बनाया था। ठीक है, ये वाला मैंने नाम नहीं बताया था, तो ये बताया था। और द फ्री इंडिया सेंटर का भी गठन किया था जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से। और द इंडियन फ्रीजन लीग किसने बनाया था? द फ्री इंडियन लीजन, वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। ठीक है, जो मोहन सिंह थे ना, उनको मलय अभियान के थ्रू, जब ये लोग जा रहे थे ना मलय, जापान के मलय अभियान के थ्रू इन लोगों को कैद कर लिया गया था और ये लोग आत्मसमर्पण कर दिए थे। ठीक है, ये चीज़ें तो मैंने बताई थी। ठीक है, ये बता दिया। फुजीवारा का भी मैंने बता दिया। हाँ हाँ, तो जो बताया ना मैंने, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज बने थे, तो उसके प्रथम सेनापति कौन बने थे? तो कैप्टन मोहन सिंह ही बने थे। ठीक है, एंड तो ये जो मुकदमा
मैंने बताया ना 1945 में चला था, ये नवंबर में चला रहा था। और देखिए आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर को, 1945 को आज़ाद हिंद फौज बनाया गया था और मनाया गया, और 12 नवंबर और 11 नवंबर के बीच में आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया। उसके बाद नवंबर 1945 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया। तो ये सब याद होने चाहिए, ठीक है, कि कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, बेबल योजना कब आई, ये पूरा ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। एक और पॉइंट जो मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। तो ये पता होना। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर PYQ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत हमने पढ़ लिया एंड थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी, क्वेश्चन बहुत हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वो कटक हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। कब हुआ था? 1997 में, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ये गलत, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब यहाँ पे पूछा INA, इसको ही बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज जिसको कहते हैं। ये किसका मानसिक पुत्र था? तो एक ही दो नाम तो आपको पता होना चाहिए। मोहन सिंह और मोहन सिंह है। तो मोहन सिंह से पहले ये ज्ञानी प्रीतम का और फूजीवारा का ये मानसिक था। उसके बाद मोहन सिंह को ये सजेशन देते हैं ना, तो ये चीज़ थी। तो 1-4, और ये जो मैंने अभी प्रीतम का नाम नहीं बताया ना, तो ये एक बैंकॉक निवासी भारतीय से ज्ञानी प्रीतम सिंह ने जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन सिंह और भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी की बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया था। तो प्रीतम सिंह का नाम याद कर लेना, बाकी मैंने सब बता ही दिया। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? देखिए नाम में कहीं फूजीवारा ना प्रीतम सिंह है तो मोहन सिंह है, तो हम इनके साथ जाएंगे क्योंकि जो ऑप्शन में है वही हम करेंगे। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार नाम ही नहीं है किसी का, तो मोहन सिंह। जबकि सुझाया किसने था? दो लोग थे, ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा, ठीक है, जो कि जापान के फौज थे और बैंकॉक में वो थे लोग। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सितंबर 1942 में ऑफिशियली इसकी स्थापना हुई थी, 1942 में, ठीक है। चलिए, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति किसको बनाया था? मोहन सिंह को बनाया गया था। एंड आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण, आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज अलग है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? 21 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 में। तो C ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इनको रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता सौंप दी थी। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, वही आज़ाद हिंद फौज सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की और खुद प्रधानमंत्री बने थे। और इसी की बात कंगना रनौत ने की थी एक स्टेटमेंट में, जो बहुत विवादित हो गया था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो मलय, हाँ, आज़ाद हिंद फौज तत्कालीन मलय था, लेकिन सिंगापुर है, लेकिन वो तत्कालीन ब्रिटिश मलय अभियान भी सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। किसी भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का सक्रिय सहयोग दिया था? किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय दो जगह था, रंगून और सिंगापुर में। तो रंगून है, सिंगापुर नहीं है ऑप्शन में, तो सिंगापुर में जाए। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो देखिए इन लोगों पे मुकदमा चलाया गया था लाल किले पे। PB शर्मा, BC दत्त का नाम नहीं आता है, याजी भी थे, वो भी थे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जो आज़ादी दूँ, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ऐसे बोला था ना।
किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है भाई, खून दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के समय कौन जुड़े थे? इनका नाम है सील भद्रियाजी। मैंने नहीं बताया था, लेकिन सील भद्रियाजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे, और याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे और आईएनए आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। सील भद्रियाजी बिहार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा। भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने कहा था द इंडियन फ्रीडम लीग जापान नहीं जर्मनी में किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1941 में जर्मन के सहयोग से। ठीक है, रीजन इसलिए मैंने पहले बता दिया। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंट किस, हाँ ये तो मैंने नहीं बताया, तो इन्होंने ब्रिगेड की स्थापना की। देखिए महिलाओं के लिए इन्होंने एक, देखिए रानी लक्ष्मी रेजिमेंट स्थापित किया था, और इन्होंने क्या बोला, ब्रिगेड बनाया, महिला ब्रिगेड भी बनाया, और अन्य ब्रिगेड भी थे इनकी। में महात्मा गांधी का नाम से भी गांधी ब्रिगेड बनाया था, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष चंद्र ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ये याद कर लेना, ये मैंने ऊपर नहीं बताया था तो अभी बता दे रही हूँ। ठीक है, और इन्होंने अंडमान को कौन सा नाम दिया था? तो अंडमान को शहीद द्वीप नाम दिया था और निकोबार को स्वराज द्वीप। निम्नलिखित में से किस चंद्र बोस देश नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा में अधिवेशन होता है, तो शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलते हैं और इनको नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था, और महात्मा गांधी को उन्होंने फादर ऑफ नेशन कहा था। जय हिंद किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस दिन मनाया गया? तो मैंने बताया था 12 नवंबर 1945 को। और दिन नवंबर में ही इनको गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाता है लाल किले पे। 12 नवंबर 1945 को पूछा गया है यूपीएससी मेंस में, सॉरी यूपी पीसीएस मेंस। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक 7 वर्ष के कारण रशीद अली, जो कलकत्ता में फिर विद्रोह हुआ था, 84 लोग, 300 लोग घायल, 84 लोग मारे गए थे, 300 लोग देशव्यापी। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? गुरबख्श सिंह थे, मोहन सिंह नहीं थे, मोहन सिंह नहीं थे, इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था जापान में। प्रेम सहगल थे, शहनवाज थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी की थी? देखिए सहयोगी जवाहरलाल नेहरू थे, और भी लोग सहयोगी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, भूलाभाई से थे, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पैरवी किया था भूलाभाई देसाई ने, मुख्य यही थे, सहयोगी इनके और भी थे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों कि उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित से किसने वकालत की थी? तो देखिए मोतीलाल नेहरू नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, तो सीआर दास भी नहीं थे, हम जिन्ना भी नहीं है, सप्रू थे। तो यहाँ पे देखिए अगर एक वकील का नाम दिया गया तो उनको तेज बहादुर सप्रू का नाम दिया है। तो वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले दिल्ली में के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से नहीं की थी। किसने नहीं की थी? भूलाभाई देसाई ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहयोगी थे, सरदार वल्लभ भाई नहीं थे, डॉक्टर कैलाश काटजू ये थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए के मुकदमे के वकील थे? तो भूलाभाई देसाई थे, बाकी लोग नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू काटजू ये लोग थे। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई, नाम ही नहीं याद भूलोगे इनका। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग यानी जो मुकदमा चलाया गया था वर्ष 1945 नवंबर में चलाया गया था। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये ओ गॉड खत्म होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है बहुत गर्मी है। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो लाल किला दिल्ली पर मुकदमा चलाया गया था और 1945 नवंबर में। ठीक है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में वह शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। इन पे दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। तो 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में नहीं, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के रूप में नहीं, आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल अधिकारियों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1945 की कुछ घटनाएं दी गई हैं, उनको बताना है कि वो कौन सी घटनाएं जो 1945 में हुई थी। देखिए वेबल योजना 1945 में होती है, ठीक है बात सही। शिमला सम्मेलन भी वेबल योजना को ही लेके होती है, शिमला सम्मेलन। और आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा भी नवंबर में यही चलता है, तो तीनों सही है। तो 1 to 4 वेयर इज द, हाँ सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन भी है, चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ईयर देख लीजिए ना एक बार, मैं यहाँ पे बताइए। वेबल सम्मेलन जून में आया था, शिमला सम्मेलन इसी को लेकर हुआ था, और नौसेना विद्रोह जो हुआ था बहुत 46 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा जो कि नवंबर में हुआ था,
तो ये सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास, CR दास। और चित्तरंजन दास का रोल आपको पता ही है, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, फिर चित्तरंजन दास की डेथ हो जाती है, फिर स्वराज पार्टी कांग्रेस में मिल ही जाती है, देन उसका थोड़ा सा अस्तित्व कम हो जाता है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद, साम्राज्यवाद के विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष बहुमत जुटाने के समक्ष में हुए थे इलाहाबाद में, ये मैंने बताया था। और ये कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वी आर डन। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।